लड़की के रूप में अगर जन्म हुआ है तो सिर्फ खाना बनाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए नहीं हुआ है। शिक्षक की भूमिका कभी खत्म नहीं होती है, मेहनत तो करना पड़ता है। 37 बच्चे भटवलिया बनकट विद्यालय से विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना सफलता सुनिश्चित कर चुके हैं। जो बच्चों के साथ आत्मीय संबंध बन जाता है, यही विश्वास, यही भरोसा हम शिक्षकों ने कमाने का प्रयास किया। डर लगता है कि कोई नकारात्मकता मेरे अंदर ना आ जाए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, अगर छोटा और बड़ा कुछ होता है तो वो करने का तरीका होता है। बेसिक शिक्षक को लोग देखते थे तो एक अजीब सी उपहास वाली फितरत उनके अंदर आ जाती थी, और इस परिकल्पना को हटाने का प्रयास हम लोगों ने बहुत ही बखूबी ढंग से करने का प्रयास किया था। नमस्कार, चॉकटेल में आपका स्वागत है। मैं सरविंद विक्रम। आज हमसे बातचीत के लिए कुशीनगर से डॉक्टर सूर्य प्रताप आए हैं। वे पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय भटवलिया बनकट खोटई रामकोला कुशीनगर में प्रधानाध्यापक हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने बचपन के बारे में, घर परिवार के बारे में, शुरुआती जो शिक्षा रही है आपकी उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं वास्तव में बेसिक विभाग का ही पढ़ा हुआ छात्र रहा हूँ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही कहा जाए सरल रूप में रहा है। मेरे पिताजी रेलवे में कार्यरत थे कलकत्ता में, और मेरे दोनों बड़े भाई लोग शिक्षक के पद पर हैं। एक निजी विद्यालय में वो शिक्षण कार्य जो है करते हैं। मेरी बाद की पढ़ाई जब बेसिक से मैं बाहर निकला तो बाद की पढ़ाई उसी विद्यालय में हुई, और उसके बाद इंटरमीडिएट करने के पश्चात मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ गया। मेरे अंदर जो भी क्वालिटी अगर कहा जाए या जो भी विशेषता कहा जाए, जो भी आया है वो निश्चित रूप से मेरे परिवार का ही बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे दोनों भैया लोग न सिर्फ मेरे प्रथम गुरु रहे हैं, बल्कि वो मेरे मार्गदर्शक के रूप में भी मेरा सृजन करने का पूरा श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, प्रयाग विश्वविद्यालय से आपने स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। किस विषय में आपने पढ़ाई की, फिर आपने पीएचडी की? जी, उन दिनों के बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं बीए वहाँ से किया मैंने, और उस समय हिंदी, एंशिएंट हिस्ट्री और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज था मेरा विषय। उसके बाद प्रस्नातक मैंने हिंदी से किया, और बाद की भी जो पढ़ाई रही वो निश्चित रूप से इलाहाबाद ने हमें अगर कहा जाए वैचारिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो हम लोग ग्रामीण परिवेश से गए थे इलाहाबाद में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हम लोग के अंदर विचार की, समझ की सारी जो है विकास करने का प्रयास किया था। शुरुआती दिनों में जब आप प्रयाग में गए पढ़ने के लिए, तो गांव से निकल के एकदम से शहर में, यूनिवर्सिटी में, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं खो गया हूँ? नहीं, शुरू से पढ़ने में ही मन लगा रहता था, तो खोने वाली बात नहीं थी। यहाँ पर निश्चित रूप से हम लोग अपने जीवन को बेहतर कराने का सपना लेकर इलाहाबाद में आए थे, और तैयारी पूर्ण मनोयोग से करने का प्रयास भी हम लोग कर रहे थे। मुझे याद है कि फिर आपने पीएचडी की? जी, किस विषय में? हिंदी से ही था। हिंदी से ही, भक्ति साहित्य से ही मैंने जो है प्रयास किया था करने का। और महत्वपूर्ण चीज़ ये था कि मेरा बिल्कुल तैयारी जो है सिविल की तरफ था। मुझे जो है इधर ही आना था। आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जी बिल्कुल जाना सर, चाहते थे? बिल्कुल सर, लेकिन जीवन की जो नियति थी उसमें शिक्षकत्व का भाव था, और चूँकि पूरा परिवार ही मेरा शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो अपने तरफ जो है मुझे भी आकर्षित किया, और अंततः मुझे शिक्षक बनना भी पड़ा। कैसे बने शिक्षक? कब बने? कहाँ ज्वाइन किया आपने? सर 2009 में विशिष्ट बीटीसी के थ्रू मेरी नियुक्ति हुई, प्रारंभिक सहायक अध्यापक के रूप में। सहायक अध्यापक के रूप में कुशीनगर में ही मुझे इस भूमिका का निर्वहन करने का दायित्व प्राप्त हुआ। और मैं शुरुआती समय में जब अपने विद्यालय में गया तो वहाँ पे बच्चों की स्थिति को देखकर निश्चित रूप से मेरा मन बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ था। उनके बैठने का तरीका, उनके बैग में कापी किताब और कलम की जगह
थाली और प्लेट का जो रूप, ये सारी चीज़ें मन को द्रवित कर रही थीं और मन में संकल्प उसी समय से बनना शुरू हो गया कि नहीं कुछ इस करना है हाँ ये इन करना बच्चों के है। लिए। कंडीशन सर एक और थी कि जहाँ पर भी चाय की दुकानों पर या पान की दुकानों पे या बाज़ार में जहाँ पर भी शिक्षक को, बेसिक शिक्षक को लोग देखते थे तो एक अजीब सी उपहास वाली फितरत उनके अंदर आ जाती थी। और इस परिकल्पना को हटाने का प्रयास हम लोगों ने बहुत ही बखूबी ढंग से करने का प्रयास किया था। आपने कहा हम लोगों ने प्रयास किया, तो आप उसमें अपने कुछ साथियों को स्मरण करेंगे जिन्होंने आपके इस काम को सहयोग किया, सहायता की, आगे बढ़ाया, जी आपके साथी शिक्षकों ने? जी बिल्कुल। जनपद कुशीनगर में ऐसे अनगिनत शिक्षक हैं जो शिक्षा की मुख्य धारा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा सुनील सिंह जी का, मंजू दीदी का, साथ ही साथ रामवीर सर का, मुलई भैया का, बलराम भैया का, अवनीश भैया का। ये अनगिनत ऐसे शिक्षक साथी हैं जो नेपथ्य में रह के अपने प्रयास के बल पे अपने बच्चों को सफलता की मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आप सहायक शिक्षक से प्रधानाध्यापक बने हाँ, 2013 2013 में मुझे उसी स्कूल में? नहीं, वो विकासखंड बदल गया। मैं रामकोला विकासखंड में आ गया और 2013 में जब मैं दिसंबर के महीने में जब मैं उस विद्यालय पे प्रधानाध्यापक के पद पे गया तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि बच्चों को फर्नीचर उपलब्ध कराया। कितने बच्चे थे उस समय? उस समय विद्यालय में नामांकन 67 बच्चों का था और अब इस वक्त? इस समय लगभग 550 बच्चे मेरे विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने गांव से पढ़ाई की, फिर आप शहर गए, फिर वापस शहर में आए, फिर आपने कहा कि हमने संकल्प किया कि हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि आप अपने प्रयास में सफल रहे? जी बिल्कुल सफल, बिल्कुल कहा जाएगा कि मैं सफल रहा, क्योंकि हमने ना सिर्फ बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया बल्कि अभिभावकों के विश्वास को अर्जित करने का प्रयास किया है। विश्वास, आंख मूंद के हम टीचर्स पे विश्वास करने लगे हैं। जो एक विश्वास कम हो रहा था, विलुप्त हो रहा था, वह पुनः बनना शुरू हो गया। और इस समय निश्चित रूप से 10 किलोमीटर दूर से भटवलिया बनकट में बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसा कैसे हुआ? क्या किया आपने कि 67 बच्चों से 500 से ज़्यादा बच्चे आ गए और दूर दूर से बच्चे पढ़ने आने लगे हैं? तो अब वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से अ, उपाय हैं जिसको अपना के आपने ये सब किया? सबसे पहला काम तो ये हम लोगों ने मिल के किया विद्यालय में कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का फर्नीचर प्रयास आपने किया। लगाया? फर्नीचर लगा दिया। मुझे याद है कि जब मैं उस विद्यालय में गया था तो उस समय बाउंड्री नहीं थी, विद्यालय के प्लास्टर उखड़े हुए थे। गांव के गाय भैंस उस विद्यालय प्रांगण में बांधे जाते थे। ये सारी स्थितियां निश्चित रूप से शैक्षणिक माहौल देने में सही नहीं थी। तो उस माहौल को हम लोगों ने बेहतर करने का प्रयास किया अपने निजी तरीके से। परिवेश को बदला परिवेश आपने। को हम लोगों ने बदला। फिर कायाकल्प योजना तो अब आई है, लेकिन 2018-19 2018 में, लेकिन मुझे याद है कि 2014-15 तक मेरा विद्यालय कायाकल्प को आत्मसात कर चुका था। विद्यालय की पेंटिंग्स हम लोगों ने कराना शुरू किया, खिड़कियों पे पर्दे लग गए थे, विद्यालय में फूल और जो है चारों तरफ हरा भरा परिवेश हो गया था। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के माध्यम से बच्चों के अंदर ललकता को उत्पन्न करने का प्रयास हम लोगों ने किया था। मैंने सुना है आप बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं? जी जी। कैसे? अब मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा मिशन शिक्षण संवाद का। मिशन शिक्षण संवाद के थ्रू जो भी कंटेंट हम लोग को उपलब्ध होते थे या फिर जो ऑनलाइन क्लास जो भी आरंभ चलता था उसके थ्रू हम लोगों ने प्रयास किया। साथ ही साथ अपने भी हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग करके विशेष टॉपिक्स को बच्चों के यूट्यूब के माध्यम से बच्चों के व्हाट्सएप समूह में हम लोगों ने भेजने का प्रयास किया। विद्यालय के व्हाट्सएप समूह में लगभग 300 बच्चे जुड़े हुए हैं जो अलग अलग ग्रुप हैं। जैसे कम्पिटेटिव ग्रुप एक हम लोगों ने बना रखा है और एक विद्यालय का जनरल ग्रुप है। कम्पिटेटिव ग्रुप में वो बच्चे हैं जो केवल कंपटीशन की तैयारी करते हैं।
कंपटीशन में किस अभी तरह का कंपटीशन? जो भी विभाग के द्वारा जो भी, जैसे मैं जिक्र करूंगा राष्ट्रीय आयम योग्यता आधारित परीक्षा का। अच्छा। अभी लगभग 37 बच्चे भटवलिया बनकट विद्यालय से विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना सफलता सुनिश्चित कर चुके हैं। और साथ ही साथ श्रेष्ठा परीक्षा का मैं जिक्र करूंगा। श्रेष्ठा के अंतर्गत मेरे विद्यालय के बच्चे बनारस में लिटिल फ्लावर हाउस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैसे विद्यालय में, जो राष्ट्र स्तरीय विद्यालय है, वहाँ पर जाकर अपना शिक्षार्जन कर रहे हैं। वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, आपने स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई को लेकर या कक्षा के अंदर का जो काम है उसको बदलने के लिए आपने जो किया है, थोड़ा और विस्तार से बताइए, किस तरह से आपने इसको बदला है? बिल्कुल, जैसे सबसे पहला जो भी प्रातः वंदन सभा से ही मैं आरंभ करूंगा। विद्यालय का जो आरंभिक सत्र होता है वो प्रातः वंदन सभा होता है। प्रातः वंदन सभा को हम लोगों ने 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट में चेंज किया है। जैसे पहला होता है कि हम इष्ट वंदना कर लेते हैं। दूसरा होता है कि हम बच्चों के माध्यम से मंच पर प्रातः वंदन सभा में अलग अलग क्लास का अलग अलग डे हम लोगों ने निर्धारित कर रखा है। वो बच्चे अपने टॉपिक्स को तैयार करते हैं और प्रत्येक दिन प्रत्येक क्लास के बच्चे अपने बारी के अनुसार, अपने पीरियड के अनुसार आते हैं और टॉपिक्स को अपना सुनाते हैं। कोई भी रोचक प्रसंग सुना सकते हैं, अपने सिलेबस से रिलेटेड अपने टॉपिक्स को सुना सकते हैं। नहीं कोई बच्चा कुछ सुना रहा है तो अपने गीत के माध्यम से वो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास करता है। तीसरा सत्र हम लोग का होता है, टीचर्स का होता है। टीचर्स प्रत्येक दिन मोटिवेशनल कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई टॉपिक्स जरूर बच्चों को शेयर करते हैं। ये पूरा आनंदित वातावरण होता है जहाँ पर बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल तो बेहतर होता ही है, साथ ही साथ एक ऐसा सहज भाव आ जाता है कि हमारा शिक्षण कार्य उस दिन का बहुत ही सुंदर ढंग से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चों को बोलने का मौका मिलता है तो उनमें बोलने की क्षमता और बोलने का जो आत्मविश्वास है वो विकसित होता है। शिक्षक के रूप में ये जो बोलने का कौशल है, संवाद का जो कौशल है, अपनी बात को संप्रेषित करने का जो कौशल है, इसकी कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं है कि कहीं सिखाया जाए कि आपको ऐसे बोलना चाहिए। धीरे धीरे शिक्षक जब बन जाते हैं तो इसको सीखते रहते हैं। अगर आपको बताना हो कि नहीं, एक अच्छे शिक्षक को अपना कौशल, बोलने का कौशल कैसे बढ़ाना है या अच्छा करना है, तो आप कुछ सुझाव दीजिए बच्चों के अनुभव से। जी बिल्कुल, 2 चीज़ें मैं यहाँ शेयर करूँगा कि पहला तो जो संप्रेषण कौशल है वो तभी बेहतर हो सकता है जब हम अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ें। दूसरा ये हो जाता है कि हम बच्चों के अंदर उस कौशल को विकसित करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि हम एक संवाद विमर्श संगोष्ठी करें। एक प्रत्येक दिन का एक जरूर कालांश होना चाहिए जहां पर हम अलग अलग क्लास के बच्चों को एक साथ बैठाएं, एक टॉपिक दे दें पहले से और उस पर बच्चों का संवाद करें। उसमें 2 पक्ष हो जाएगा, एक पक्ष हो जाएगा जो तर्क करेगा, एक पक्ष रहेगा जो उस पर जो है डिस्कशन करेगा। प्रश्न ऑटोमेटिक बच्चे खुद जो है पूछेंगे और बच्चे जो है उसका आंसर तो विषय कौन चुनता है कि किस विषय पे बातचीत होगी? जैसे विषय समसामयिक ही रहता है, समसामयिक रहता है। जैसे जो भी ओकेजनली जो भी ओकेजन आ रहा है जो उसके भी प्रासंगिक है, जो भी और प्रासंगिक जो होता है आजकल चर्चा में है किसी बिल्कुल। विषय पे। तो एक तो ये हुआ कि अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका संवाद अच्छा होगा, और दूसरा ये कि अगर आप उसका अभ्यास करते रहें बिल्कुल और बचपन से इसकी आदत डाली जाए तो और अच्छा होगा। जो शिक्षक बन गए हैं उनके लिए भी कुछ टिप्स है आपकी? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम शिक्षक जब आपस में कभी भी बैठें, कभी भी डिस्कशन करें या किसी भी मीटिंग में जाएं तो जो वहाँ का एक स्वस्थ जो है संवाद होना चाहिए। मैक्सिमम होता ये है कि अध्यापक जब अपनी भूमिका में रहते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से उनका संप्रेषण होता है और जैसे ही टाइम ख़त्म होता है तो वो अपने लहजे में आ जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए। लहजा का मतलब सीधे सीधे यही है कि वो एक सम्मानजनक लहजा ही रहे। शिक्षक की भूमिका कभी ख़त्म नहीं होती है, वो केवल 6 घंटे की नहीं होती है, वो 24 स्कूल में घंटे भी की शिक्षक होती है। हैं और बाहर भी शिक्षक हैं। एक शिक्षक के रूप में आपका जो अनुभव रहा है उसने
एक व्यक्ति डॉक्टर सूर्य प्रताप को बदल दिया है? बिल्कुल। कितना बदल दिया है? बहुत बदल दिया है। जैसे? मुझे याद है 2009 के पहले मेरे अंदर गंभीरता नहीं थी, एक बचपना सा रहता था। घर पे जाके बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, घर पे जो है सबसे, मैं चूँकि अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर वो गंभीरता, वो ओजस्विता नहीं थी। लेकिन जब टीचर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बच्चे मुझे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही मैं क्लास में जाता हूँ, मेरे कपड़ा पहनने के ढंग से लेके, चलने के ढंग से लेके, खड़ा होने के तरीके से लेके, सब कुछ बच्चे जो है ऑब्जर्व करते हैं और वो नकल करते हैं, सब कुछ महसूस करते हैं। तो ये निश्चित रूप से हमें परिवर्तन करने में जो है बहुत ही शानदार एक उपलब्धि कहा जाए तो ये रहा है। तो जब आप हेडमास्टर बने तो सहायक के रूप में तो मेरा काम है या आपका काम है कि मैं कक्षा में जाऊं और जिस कक्षा में जो विषय पढ़ाना है मैंने पढ़ा दिया, मेरा काम खत्म। लेकिन जब आप प्रधान अध्यापक हो जाते हैं और स्कूल हेड हो जाते हैं तो आपके रोल में, आपके दायित्व में थोड़ा बदलाव आता है कि आपको दूसरों से भी काम लेना है। तो एक शैक्षिक नेतृत्व के रूप में अपने आप को कैसे वहाँ जमाया, कैसे आपने स्थापित किया अपने आप? बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने विद्यालय के जो भी अन्य शिक्षक हैं उनके साथ भी सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रखें, उनकी जो परेशानियां हैं उनको भी समझने का प्रयास करें, और साथ ही साथ जो विद्यालय की मूलभूत जिम्मेदारी है उसको समझाने का भी प्रयास करें। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास 4 ऐसे टीचर्स हैं जो निश्चित रूप से एक ही मत के हैं, एक ही विचारधारा के हैं, और सभी लोग विद्यालय के लिए पूर्ण रूप से निष्ठावान हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं। ये आपका कंपोजिट विद्यालय है, कक्षा 1 से 8 तक का, और 500 बच्चे हैं, 4 शिक्षक हैं, कैसे काम चलता है फिर? मेहनत तो करना पड़ता है। अब जो भी हमारे पास है, संसाधन है, उसी में हमें बेहतर करना है। हम कमियों पे रोते रहें या फिर जो व्यवस्था है उसको बेहतर तरीके से करते रहें। 2 ही तरीके होते हैं, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मकता और नकारात्मककता। तो हमें नकारात्मक रूप से बैठ के कुंठित होने के बजाय इसका कोई उपाय आपने नहीं निकाला? निकाला है सर। सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने जो भी गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं या फिर सेवानिवृत्त जिस भी विभाग के हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो उनको हम लोगों ने विद्यालय में आमंत्रित करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पास आउट है विद्यालय से और वो खाली हैं, तो उनको हम लोगों ने विद्यालय में बुलाना शुरू कर दिया, और उनको ना सिर्फ विद्यालय में बुलाया बल्कि उनको क्लास भी दे दिया कि जाइए आप कम से कम 1 से 2 घंटा बच्चों के बीच में रहिए, बच्चों से कुछ समय दीजिए। तो वो जो मेरे विद्यालय में रेलवे के कर्मचारी, आर्मी के कर्मचारी, शिक्षक जो सेवानिवृत्त हैं या फिर पूर्व छात्र, सभी बच्चे आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं और बहुत ही प्रेम पूर्वक शिक्षण कार्य भी कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो बाहर से आपने गांव से, समुदाय से लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, वो आए, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है और जो बच्चे हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है? सभी लोगों को सम्मान प्रिय होता है सर, और जो भी बच्चे के साथ अपना समय गुजारेगा, स्वाभाविक रूप से बच्चों का ये बाल मन होता है कि उन्हें सम्मान जो है मिलेगा, बच्चे मिल देंगे। बच्चे ही नहीं देंगे बल्कि बच्चों के अभिभावक भी देंगे। वो जहाँ पर भी जाएंगे, जिनके घर जाएंगे, बच्चे दौड़ के आएंगे, पैर छुएंगे, हमारे सर आए, हमारे यहाँ आए थे, हमारे अंकल आए थे, हमारे सर आए थे, ये आके जो है हमको इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाए हैं, बताए हैं। तो ये जो भी विद्यालय का, मैंने अभी शुरुआत में कहा कि विद्यालय का जो एक प्रचार प्रसार नकारात्मकता की तरफ हो रहा था, जब ऐसे लोग विद्यालय से जुड़ेंगे और ये जहां पर जाएंगे तो निश्चित रूप से ये सकारात्मक मैसेज जाएगा कि ये विद्यालय कुछ अनूठा प्रयास कर रहा है, ये सम्मान दे रहा है। बिल्कुल, ये विश्वास बनाने में बहुत ही शानदार ये पहल हमारे विद्यालय ने किया है। आपको लगभग 20 साल हो गया है शिक्षण कार्य करते हुए। आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे जीवन में जगह जगह फैले होंगे और अपन कहीं काम कर रहे होंगे, कहीं नौकरी कर रहे होंगे। जब वो मिल जाते हैं तो कैसी प्रतिक्रिया रहती है उनकी, आपको कैसा लगता है? बहुत ही अलौकिक प्रतिक्रिया होती है। मैं एक जिक्र करूंगा, अभी
पिछले वर्ष का मैं बात करूंगा, मेरे विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह हो रहा था। जो बात आपने की है कि कैसा लगता है, मुझे याद है। और उसी दिन वार्षिकोत्सव समारोह के ही दिन आशीर्वचन समारोह भी था, मतलब कक्षा 8 के बच्चों का विदाई समारोह भी था। लगभग 50 बच्चों को एक साथ हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिया और उनका गिफ्ट दिया और ये कह दिया कि आज आखिरी दिन है आप लोगों का। लगभग 50 बच्चे, हम सभी शिक्षकों को चारों तरफ से घेर लिए थे, रोना, लिपट गए थे, रोना शुरू कर दिया। बड़ा इमोशनल वातावरण हो और गया। उनके अभिभावक खड़े होके हतप्रभ रह के वो किनारे से देख रहे थे। वो माहौल ऐसा था कि निश्चित रूप से हम सभी लोग बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे, पूरा भावुक वातावरण हो गया था। कुछ बच्चे तो जो मूर्छित होने के कगार पे हो गए थे। अपनी गाड़ियों से हम सभी लोगों ने मिल के बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया। तो ये जो बच्चों के साथ आत्मीय संबंध बन जाता है, यही विश्वास, यही भरोसा हम शिक्षकों ने कमाने का प्रयास किया है। डॉक्टर साहब, जो आपके छात्र छात्राएं हैं उसमें लड़कियों का प्रतिशत ज़्यादा है? अधिक है। अधिक। उसकी क्या वजह है? लड़के कम हैं, लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं? नहीं, एक्चुअल में अब भी गांव में जो भी बेसिक विभाग का जो विद्यालय है, उसमें अभिभावकों को अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोग को करना पड़ रहा है। मेरे यहाँ तो औसत इसका बहुत ही लगभग जो है थोड़ा सा अंतर रह गया है, लेकिन काफ़ी विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे ये अंतर जो है काफ़ी ज़्यादा है। लड़के कम हैं। लड़के कम हैं। लड़कों के कम होने का कई कारण है। पहला चीज़, वो ऐसे पृष्ठभूमि से आ रहे हैं जहाँ पर पढ़ाई से अधिक अब भी उनको जो है जीविकोपार्जन का ध्यान रखना है, कहीं काम करना है। इस वजह से वो शिक्षा में नहीं आ पा रहे हैं, विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, या फिर उनके शिक्षा से वो जो है विमुख ही हो जा रहे हैं, अपने पिताजी के काम में हाथ बटा रहे हैं। जो भी रोजगार का काम है, सब्जी बेचना हो गया या फिर कोई और व्यवसाय हो गया, उसमें वो भरपूर जो है सहयोग कर देते हैं। बच्चियों को स्कूल में भेजने का काम, बेसिक विद्यालय में भेजने का काम स्वाभाविक रूप से करते हैं लोग कि यहाँ पे पैसा नहीं लगेगा, लड़कियाँ जो है जाके वहाँ पे पढ़ लें। ये जो लैंगिक जो विषमता वाली बात आ जाती है यहाँ पे, वो भी मुख्य कारण है कि लड़कियों की संख्या बेसिक विभाग में विद्यालयों में अधिक है, लड़कों का कम है। आप लड़कियों को और लड़कों को जो पढ़ने आते हैं उनको क्या रोल मॉडल देते हैं, क्या करना है? बार बार हम लोग बच्चों को बताते हैं कि पढ़ो, नहीं, ना सिर्फ पढ़ो बल्कि अपने जीवन को ये समझो कि लड़की के रूप में अगर जन्म हुआ है तो सिर्फ खाना बनाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए नहीं हुआ है। हम सुनीता विलियम्स जैसे बन सकते हैं, कल्पना चावला जैसे भी बन सकते हैं, हम किरण बेदी जैसे भी बन सकते हैं। बस ये सारे उदाहरण, अरुणा सिन्हा का उदाहरण हम बच्चों के सामने नियमित रूप से बताते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे यहाँ की एक छात्रा देहरादून से रेडियोलॉजी कोर्स कर रही है, एक बच्ची नहीं बल्कि अनगिनत बच्चियाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय से जाके अपना पीजी कर रही हैं। जब भी घर आते हैं, विद्यालय में आते हैं बच्चे, तो जरूर हम लोग से मिलने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपने बहुत लंबा समय बिताया है, किसी ऐसे बच्चे या बच्ची की स्मृति आपके मन में हमेशा रहती है? जी, जब याद करते हो तो जरूर उसका चेहरा सामने देवानंद का मैं जिक्र करूंगा सर। देवानंद एक ऐसा बच्चा, इस समय क्लास 12 में है, वो 12 का बोर्ड दिया है, और जब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक मेरे पास पढ़ा, वो उसके अंदर एक अद्वितीय क्षमता रही, कहा जाए कि गॉड गिफ्टेड क्वालिटी उसके अंदर थी। वो अलग अलग भाषाओं में बहुत ही सुंदर ढंग से गीत गा लेता था। अच्छा। उड़िया, पंजाबी, भोजपुरी, हिंदी, संस्कृत में भी, अलग अलग भाषाओं में, बंगाली गाना, ये सारा गाना वो बहुत ही सुंदर ढंग से। हमारे यहाँ जब भी बीएसए सर आते थे या फिर जिलाधिकारी सर आते थे तो वो उस बच्चे को बुला के गाना जरूर सुनते थे। शिक्षक के रूप के जीवन में कोई ऐसा यादगार क्षण, कोई ऐसी व्यक्तिगत उपलब्धि आपको लगा हो कि ये सबसे अच्छा मौका है, क्षण है जीवन का? मेरे सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी ये है कि मेरे परिवार के लोग मेरे ऊपर अटूट विश्वास करते हैं।
मैं उनका भरोसा बनाए रखा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। छुट्टी के दिन भी अगर मैं बैग उठाता हूँ अपना विद्यालय जाने के लिए, कोई पूछता नहीं है। तो कोई ये नहीं कहता है कि आप क्यों जा रहे हैं, आज रविवार है, आराम कर लीजिए। सबको पता है कि मैं जिस उद्देश्य को अपने कंधे पर, अपने झोले में रख के विद्यालय की तरफ जा रहा हूँ, वो निश्चित रूप से निभाने वाला है, इसका बोझ सदैव उठाने वाला है। आप किसी से सलाह लेते हैं, मार्गदर्शन, सलाह, मैं जानकारी? जी, कौन मैं है? बड़े भैया मेरे हैं, दोनों भैया लोग बहुत ही मेरे लिए आराध्य हैं, मेरे लिए इष्ट हैं, और मैं उन्हीं के पदचिन्हों पे चलने का प्रयास करता हूँ, उन्हीं के जैसा शिक्षक बनने का प्रयास करता हूँ। और मेरे जो भी शिक्षकत्व का भाव है वो निश्चित रूप से मेरे दोनों बड़े भैया लोगों का ही पूरा देन है। आप को लगता है कि बच्चे जब आते हैं स्कूल में तो उनकी पूरी तैयारी नहीं है स्कूल में आने के बाद, और उनके पृष्ठभूमि में कई तरह की समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, अभाव है, फिर वो स्कूल आते हैं किसी तरह, तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? एक्स्ट्रा एफर्ट जो भी करना होता है सर, मैं एक चीज़ और जिक्र करूँगा शुरुआत में, हाँ बताऊँगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने अभी जिक्र किया मिशन शिक्षण संवाद का, जो पढ़ाई से प्रतियोगिता की तरफ लाने का जो एक अभियान मिशन शिक्षण संवाद ने उठा रखा है, उसमें हम लोगों ने सफलता प्राप्त किया। मैंने जिक्र किया था 37 बच्चे भटवलिया बनकट से विभिन्न प्रतियोगिता में सफल हो चुके हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट ये है कि हमें मॉडल टेस्ट पेपर एक से बढ़कर एक जो है विद्वान शिक्षकों के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, बने बनाए प्राप्त हो जाते हैं। लगभग जो भी प्रतियोगिता के परीक्षा के पूर्व की जो तैयारी है वो बच्चों के कंपटीशन की तैयारी उनके मॉडल पेपर के अनुसार, उनकी पुस्तकों के अनुसार ही हम लोग करा पाते हैं। तो ये तो बात हुई जो बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार हो गए हैं और उनको एक कंपटीशन के लिए तैयार करना है। जी, जब कक्षा 1 में बच्चे आते हैं या कक्षा 2 में हैं, तो उनको कोई पूर्वाभ्यास नहीं है पढ़ाई का, कि नर्सरी में नहीं गए हैं और इस तरह किंडरगार्टन में नहीं गए हैं, तो जब वो बच्चे आते हैं तो आप उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं कि उनको पढ़ना लिखना जल्दी आ जाए, अच्छे से आ जाए? उन बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, खेल कूद के माध्यम से, बहुत ही सरल माध्यम से, गीत गा के, उनके साथ झूम के, उनको सिखाने का, टाफ़ी खिला के, फल खिला के, केक खिला के, उनको हम लोग पहले नियमित बनाने का प्रयास करते हैं कि वो विद्यालय में आने का प्रयास करें। ठीक। और इसके बाद धीरे धीरे उनके साथ हम जो है प्रयास करते हैं कि वो सारी अधिगम स्तर को धीरे 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 तो करके घर में तो बेहतर करें। भोजपुरी बोलते हैं और स्कूल में खड़ी बोली हिंदी पढ़ाई जाती है, आप हिंदी में उनको पीएचडी करके आए हैं, तो कैसे ये गैप जो है दोनों का, जी, भोजपुरी से और खड़ी बोली का, कक्षा 1-2 में कैसे इसको आप कक्षा 1-2 में सबसे पहले ज़रूरी ये हो जाता है कि हम बच्चों से बच्चों की भाषा में ही बात करें, उनका जो संवाद है वो उनके लोकल लैंग्वेज में ही करें। इसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चों के पास शब्दकोश का ज्ञान होने लगता है और ये हम शब्दों का जो उनके पास एक पूरा पिटारा बनाने का प्रयास कर लेते हैं, तो फिर धीरे 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 ये हिंदी ट्रांजिशन भाषा, हाँ हिंदी धीरे भाषी धीरे बच्चे आ जाते हैं, इधर आते हैं? हाँ फिर वो बहुत ही शानदार तरीके से जो है बच्चे अपनी बात को कहने लगते हैं। उनको हम लोग टास्क देते हैं कि आप अपने घर की कोई एक एक्टिविटी को हिंदी में सुनाओ, अच्छा, और अपनी कोई स्टोरी बनाओ, वो सुना स्टोरी को लेते हैं। हिंदी में बनाओ, और ये हमारा निपुण लक्ष्य भी यही है। और धीरे धीरे बच्चों को उनको पता ही नहीं चलता है कि कब वो हिंदी की मुख्य धारा में आने में सफल हो गए हैं। जो कक्षा 1 में बच्चे आते हैं और कक्षा 5 पास करके निकले, फिर आप ही के स्कूल में रहते हैं वो, जी या बिल्कुल, छोड़ के चले जाते हैं? मेरे यहाँ से कक्षा 8 के बाद, आज मैं अभी वीडियो देख रहा था, आज विदाई समारोह हो रहा है वहाँ पे, मैं खुद ऐसे वातावरण में अपने आप को असहज पाता हूँ, और वो सारे बच्चे रो रहे थे, और स्वाभाविक रूप से मिस करेंगे वो। मिस करते हैं, सदैव मिस करते हैं बच्चे। और कभी भी जहाँ पर भी पढ़ते हैं, अगर वहाँ से छुट्टी हुआ तो वो भागे स्कूल चले आते हैं, हम लोग से मिलने चले आते हैं। आपको अगर स्कूल से जाना हुआ, एक दिन ट्रांसफ़र हो या रिटायरमेंट हो या कोई ऐसी वजह हो, तो आप इस स्कूल को मिस करेंगे? बहुत ही भयावह क्वेश्चन है ये, और निश्चित रूप से ये हम ये आप इसके बारे में नहीं सोचते ही नहीं है, जो कि एकदम अंधेरा दिखाई देता है कि क्या स्थिति होगी। स्वाभाविक रूप से हम शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं होते हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि हम सिर्फ शिक्षक नहीं होते हैं, बल्कि घर पे बच्चों के माताएं अलग होती हैं, पिता अलग होते हैं,
और जब वो 6 घंटे के लिए हमारे पास आ जाते हैं तो हम माता भी हो जाते हैं, पिता भी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप सपना देखते हैं? जी बिल्कुल। कोई अपना सपना आप हमारे दर्शकों से साझा करें, या आप इस स्कूल को 5 साल 10 साल आगे कहाँ देखते हैं, देखना चाहते हैं? मेरा विद्यालय इस समय पीएम श्री योजना से आच्छादित हो चुका है और निश्चित रूप से नए नए जो भी विद्यालय के लिए सोपान गढ़े गए हैं वो विद्यालय को प्राप्त भी हो रहे हैं। आने वाला समय निश्चित रूप से बहुत ही अलौकिक होने वाला है। बेसिक शिक्षा विभाग परिवर्तन की मुख्य धारा में अपने आप को उच्चतम शिखर तक ले जाने का प्रयास कर रहा है। जो कल्पना हम 2012 में 2013 में किया करते थे वो जमीनी धरातल पर आ चुका है। जो हम शुरुआत में फूल पत्ती लगाने का प्रयास कर रहे थे वो इको क्लब के माध्यम से हमारे सामने आ चुका है। जो कायाकल्प की योजना हम विद्यालयों में दीवारों पर तमाम क्लासेज में सजाने का प्रयास कर रहे थे, कार्टून बनाने का प्रयास कर रहे थे, या फिर शैक्षणिक जो बाला पेंटिंग का काम कर रहे थे, वो अब जो है धरातल पे उतर चुका है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय हम लोग के सपनों को एक नया आयाम देने का आपने वो प्रयास सपना करेगा। तो बताया नहीं अपना। बिल्कुल, मेरा सपना यही है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे किसी उच्चतम पद पे चले जाएं। और मैं बताऊंगा, सपना वो नहीं होता, कलाम साहब ने कहा है, जो सोते हुए देखा सोते जाए, हुए देखते हैं, जो जागी आंखों से, जो हमें सोने ना दे, असल सपना वो वो होता है। है। तो मैं भी देखता हूँ कि हमारे बच्चे निश्चित रूप से शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़े रहें और एक सुयोग्य नागरिक बनकर समाज में अपना एक महती भूमिका का निर्वहन करें। आपको डर लगता है? बहुत किस चीज़ से? डर लगता है कि कोई नकारात्मकता मेरे अंदर ना आ जाए। डर लगता है कि मैं अपने शिक्षकत्व के मूल धर्म को विस्मृत ना कर दूं। डर लगता है कि कोई बच्चा हमसे असंतुष्ट न हो जाए। बच्चे आजकल सोशल मीडिया में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, दिन भर फ़ोन में इधर उधर ये वो। कैसे आप उनको इससे बचा पाते हैं या कोशिश करते हैं? सोशल मीडिया निश्चित रूप से एक जो है बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही अपना एक विद्रूप विद्रूप। रूप ले चुका है। और बच्चे, मैं तो देखता हूँ सुबह 4 बजे मैं अगर टहलने निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ सड़क के किनारे बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बैठ के अपना ये मोबाइल पे ताम झाम कर रहे हैं, अनावश्यक जो है गेम में अपने आप को इन्वॉल्व किए हैं। बहुत ज़रूरी है अभिभावक को सचेत होना, बहुत ज़रूरी है अभिभावकों को सावधान होना कि हम कलम कापी के जगह बच्चों को मोबाइल देके फुसलाने का प्रयास कतई ना करें। विद्यालय में हम लोग बच्चों को समझाते हैं, उस दुष्परिणाम के बारे में समझाते हैं, उसके सकारात्मक पक्ष को भी दिखाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि अगर आप मोबाइल ले रहे हैं तो उनको शैक्षिक कंटेंट के रूप में आप उनका उपयोग करें, अच्छी चीज़ें उसमें देखें, अच्छे जो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, अच्छे तरीके से शिक्षा को ही विशेष फोकस रख के मोबाइल का उपयोग करें। बहुत आवश्यक ये है कि हम अपने जो शिक्षा का मूल कहा जाए मूल तत्व है वो पुस्तकें हैं, पुस्तकों की तरफ बच्चे रहें। सबसे बड़ी बात यही हो जाती है। आजकल आप कोई किताब पढ़ रहे हैं? जी, मैंने अभी पुनः कई बार मैंने पढ़ा है शेखर एक जीवनी, मैंने उसी को भी ख़त्म किया है। अज्ञेय साहब की शेखर एक जीवनी को मैंने कई बार मैं पढ़ा हूँ। हमेशा मुझे लगता है कि ये स्वतंत्रता के मायने को स्पष्ट करने के लिए बहुत ही कारगर किताब है। बच्चों को एक अच्छे पाठक के रूप में या उनमें पढ़ने की आदत विकसित हो, इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, करते हैं स्कूल में? विद्यालय में हम लोग प्रत्येक विद्यालयों में पुस्तकालय का जो गठन भी हुआ है, लाइब्रेरी का गठन हुआ है। उसमें हजारों पुस्तकें हमारे भी लाइब्रेरी में हैं जो बच्चों को दिया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं। मैं अभी मैंने बताया संवाद, या फिर जब भी ओकेज़न कुछ आता है तो उस समय हम बच्चों को टास्क देते हैं कि बच्चे इस ओकेज़न को घर में कैसे, कोई भी फेस्टिव अगर आ गया तो वो अपने घर में कैसे मना रहे हैं, उसमें वो लिपिबद्ध करके ले आएंगे, लेखनी करके लाएंगे और वो जाके जमा करेंगे। इससे उनके अंदर लेखन क्षमता का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ सोचने की क्षमता भी विकसित होती है, शब्दकोश का ज्ञान भी बढ़ता है। और मैं ताज़ा रूप में बताऊं, अभी 28 मार्च को मेरे विद्यालय में एक बाल पुस्तिका का विमोचन हुआ और उसमें
हमारे बच्चों दर्शकों को की दिखाइए। बच्चों की लेखनी को उसमें पिरोने का प्रयास ये किया तो गया बहुत ही है। सुंदर काम है। जी, और ये बाल वार्षिक पत्रिका हर साल निकलनी है। इसमें बच्चों के द्वारा बच्चे ही संकलित लिखते हैं। बच्चे ही लिखे हैं इसमें, उसको हम लोगों ने बाल पत्रिका का रूप देने का प्रयास किया है। वेरी नाइस, थैंक यू। मुझे लगता है कि बच्चों के लिखे हुए को पब्लिश करने से उनमें एक लेखक बनने की जो ललक पैदा होगी, और हो सकता है आगे चल के वो एक बहुत अच्छे लेखक बने, कवि बने, बिल्कुल, इनमें जो भी साहित्यकार बने। बच्चों की कविताएं हैं वो देखकर अनगिनत अभिभावक हतप्रभ रह गए थे, यानी कि जो है शिक्षक भी विश्वास नहीं होता है अपने। विश्वास नहीं होता है कि बच्चे इतना सुंदर कैसे लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक शिक्षक को शिक्षक के व्यक्तित्व को कैसा होना चाहिए, उनका चैलेंज क्या है, समुदाय कैसा है, इन सारी बातों पे आपने बहुत सारी इंसाइट्स, अपनी दृष्टि बताई है लोगों को। एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अब तक का जीवन है, अगर इसको आपको फिर से जीना हो तो इसमें आप कुछ बदलाव करना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बदलना चाहूँगा। खुश, मेरे पास मैं खुश हूँ, संतुष्ट। एक संतुष्ट शिक्षक हूँ, संतुष्ट शिक्षक के साथ साथ संतुष्ट बच्चा हूँ अपने परिवार का। और मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के जो भी उद्देश्य हैं, जो भी कल्पना है, उनको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके इस कामकाज को देखते हुए इसका मूल्यांकन भी होता रहता है, समाज तो करता ही है, जो आसपास का समुदाय है वो तो हमेशा निरंतर मूल्यांकन चलता ही रहता है। आपको इसके लिए कोई पुरस्कार, कोई सम्मान कभी? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मुझे 2 बार राज्य स्तर का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2018 में उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान प्राप्त हुआ था, और 2018 में ही राज्य शिक्षक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कैसा लगा आपको जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आपको पुरस्कार मिला? बहुत अच्छा लगा, और निश्चित रूप से उसमें दायित्व बढ़ गए, और अपने उस पुनीत दायित्व को मेंटेन रखने के लिए ही अथक प्रयास हम लोग के द्वारा निरंतर हो रहा है। डॉक्टर साहब, आखिरी बातचीत का हिस्सा है ये। आप समझिए कि आप लाइव हैं और आपके सामने आपके स्कूल के अब तक के हज़ारों बच्चे जो पास होके चले गए हैं और जो हैं इस समय, जो अभिभावक हैं, वो सब लोग आपको सुन रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, और आपके सभी साथी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं बैठ के। आप उनको क्या संदेश देना चाहें, बच्चों को, शिक्षकों को और अभिभावकों को? मैं अगर कहा जाए समवेत भाव के साथ, मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर छोटा और बड़ा कुछ होता है तो वो करने का तरीका होता है। अगर हम अपने कार्य को, अपने शिक्षण कार्य को, या भी कोई भी सामाजिक कार्य हो, उसको पूरी निष्ठा के साथ करें, पूरी आत्मीयता के साथ करें, पूरे समर्पण के साथ करें, तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत ही सुखद होगा। एक की लाइन जो है, मैंने उसी को अपनी पत्रिका का हेडलाइन बनाया है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। स्वाभाविक रूप से कोई भी काम कठिन नहीं होता है। करने का तरीका अगर सहज हो, सरल हो और पूर्ण निष्ठा के साथ हो, तो हम प्रत्येक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी इस बात से मुझे एक सवाल और पूछने का मन है, क्यों करते हैं आप इतना काम? अच्छा लगता है, मन को खुशी मिलती है, थैंक यू। संतुष्टि मिलती है। आप आए, आपने अपने विचार, अपनी दृष्टि यहाँ सबसे साझा की। आपके आने का और आपके समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।